गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो इससे पहले लेक्चर तक यानी 11वें लेक्चर तक हमने अभाज्य कोष्ठिका के बारे में डिस्कस किया था 11वें लेक्चर में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कि बिगिनर सीट से अभाज्य कोष्ठिका के बाद हम एकक कोष्ठिका पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेल एकक कोष्ठिका क्या होती है, जो कि मिलता जुलता अभाज्य कोष्ठिका से ही रिलेटेड है। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल संरचना के लिए एकक कोष्ठिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी के बार बार पुनरावृत्ति से क्या होता है, क्रिस्टल संरचना या क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसी की ज्यामिति या फिर ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, देखा जाए तो जो अभाज्य कोष्ठिका है वो एक आइडियल कंडीशन होती है किसी की एक एकक कोष्ठिका की। ठीक है, उसके बाद में दोनों में हम रिलेशन के लिए एक लाइन भी लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम एकक कोष्ठिका को समझ लेते हैं कि एकक कोष्ठिका क्या होती है। और जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में हम चलेंगे क्रिस्टल संरचना एवं ब्रेवे जालक, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 प्रकार के जो क्रिस्टल जालक होते हैं, जितने भी क्रिस्टल हैं उनको 7 प्रकार की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनसे 14 प्रकार के ब्रेवे जालक बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एकक कोष्ठिका, जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। एकक कोष्ठिका यानी किसी भी क्रिस्टल के लिए, किसी भी क्रिस्टल में एकक कोष्ठिका वह कोष्ठिका होती है, या फिर एकक कोष्ठिका एक ऐसा बहुफलक है, बहुफलक जिसके बहुत सारे फलक होते हैं, एक ऐसा बहुफलक है जिसकी सहायता से किसी भी क्रिस्टल के सिमेट्री एलिमेंट्स यानी ज्यामिति सममितता के अवयव, सिमेट्री एलिमेंट्स का मतलब होता है सममितता के अवयव, सिमेट्री एलिमेंट, और ज्यामिति यानी उसकी ज्यामिति को हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यानी किसी भी क्रिस्टल का एक ऐसा बहुफलक, एक ऐसी कोष्ठिका, एक ऐसा बहुफलक जिसकी सहायता से किसी उस क्रिस्टल के सममितता अवयव एवं ज्यामिति, ठीक है, के गुणों का अध्ययन किया जा सके, वह क्या कहलाता है, एकक कोष्ठिका। या फिर ऐसे में बोलते हैं कि एकक कोष्ठिका ऐसा बहुफलक है, एक ऐसा बहुफलक है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल की ज्यामिति या फिर बाह्य ज्यामिति प्राप्त होती है। ठीक है, दोनों ही डेफिनेशन सही है। एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल की वह कोष्ठिका है, एक ऐसा बहुफलक है जिसकी सहायता से क्रिस्टल के सममितता अवयव एवं ज्यामितिक गुणों का अध्ययन किया जा सके। ओके, उसको क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका बोलते हैं। अब इसमें 3 मूलभूत सदिश होते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, फंडामेंटल वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, जिनको अंतराक्षीय दूरी भी बोलते हैं, ए बी सी। अब उनके बीच में कोण बनते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो 6 चीजें हैं, ए बी सी यहाँ पर अंतराक्षीय दूरी है, और अल्फा, बीटा, गामा इनके मध्य बनने वाले कोण हैं। तो इसकी सहायता से एक एकक कोष्ठिका को निरूपित किया जाता है। सबसे छोटी जो एकक कोष्ठिका होती है वो होती है अभाज्य कोष्ठिका। ठीक है, जिसमें एक जालक बिंदु होता है। तो हम ऐसे कहते हैं कि एकक कोष्ठिका में न्यूनतम जालक बिंदुओं की संख्या 1, ठीक है, या फिर इससे भी अधिक जालक बिंदु हो सकते हैं। लेकिन यदि जालक बिंदु 1 है किसी एकक कोष्ठिका में, तो वहां पर वो एकक कोष्ठिका बन जाएगी अभाज्य कोष्ठिका। ओके, चलो, किसी क्रिस्टल, इसकी डेफिनेशन लिखो, किसी क्रिस्टल में ऐसा बहुफलक किसी क्रिस्टल में ऐसा बहुफलक जिसकी सहायता से जिसकी हेल्प लेकर, जिसकी सहायता से क्रिस्टल के
सममितता अवयव यानी सिमेट्री एलिमेंट्स कितने प्रकार के हैं, सिमेट्री कितनी है उसमें। एवं किसी क्रिस्टल के सममितावयव एवं ज्यामिति ज्योमेट्री के किसी क्रिस्टल के सममितावयव एवं ज्यामिति के गुणों का अध्ययन किया जा सके। किया जा सके, ठीक है। वह एक कोष्टिका कहलाता है, कोष्टिका कहलाती है, ठीक है। एकक कोष्टिका कहलाती है, ओके। ये इसकी डेफिनेशन है। या फिर न्यूनतम, किसी क्रिस्टल में न्यूनतम आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल की ज्यामिति के गुणों का अध्ययन किया जा सके, या किसी क्रिस्टल की बाह्य ज्यामिति प्राप्त होती है। ये डेफिनेशन भी सही है, जो भी आपको पसंद आए वो लिख लेना। दूसरी डेफिनेशन क्या लिखोगे कि किसी क्रिस्टल में न्यूनतम आयतन वाला वह बहुफलक जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से किसी क्रिस्टल की बाह्य ज्यामिति प्राप्त होती है, ओके, वह एकक कोष्टिका कहलाती है। अब इसके पॉइंट्स लिख लो। एकक कोष्टिका, ठीक है, जो पहला पॉइंट है इसका, पहला जो गुणधर्म वो क्या है कि एकक कोष्टिका में सामान्यतः एक या एक से अधिक जालक बिंदु हो सकते हैं। एकक कोष्टिका में सामान्यतः एक या एक से अधिक जालक बिंदु हो सकते हैं। और क्या क्या है इसमें। अब इसमें ये आवश्यक नहीं है कि इसमें ए बी सी और अल्फा बीटा गामा वो आपस में बराबर हो, ठीक है। तो एकक कोष्टिका में एकक कोष्टिका को सबसे पहले ये पॉइंट लिखते हैं कि ए बी सी आए कहां से। एकक कोष्टिका को तीन मूलभूत सदिश ए बी सी और उनके मध्य बनने वाले कोण अल्फा बीटा गामा से भी व्यक्त किया जाता है। एकक कोष्टिका को तीन मूलभूत सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर एवं सी वेक्टर तथा अब इनकी सहायता से जो दूरी बनती है, जैसे ए वेक्टर से बनी ए दूरी, तो उसको अंतराक्षीय दूरी भी बोलते हैं, ठीक है। और जो अल्फा बीटा गामा जो कोण बनते हैं उनको अंतराक्षीय कोण भी बोलते हैं। तीन मूलभूत सदिश ए बी सी तथा इनके मध्य बनने वाले कोण अल्फा बीटा व गामा से भी व्यक्त किया जाता है। इनसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इन पॉइंट्स को लिखो पहले। अब एकक कोष्टिका एक्चुअल में होती क्या है, अब इधर देखो। सबसे पहले बनाते हैं अपन, ये अपनी एकक कोष्टिका है। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा सब। यहां पर अपन देखते हैं कि ये अपना ए वेक्टर है, इस दिशा में ए वेक्टर है। जो अपना स्थानांतरण ये सॉरी आधार सदिश है, मूलभूत सदिश है, वो इस दिशा में ए वेक्टर है। यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी है, मान लो कि ये एक्स है, ये वाई है और ऊपर क्या है जेड।
तो इधर दूरी कितनी होगी, केवल परिमाण की यदि बात करें तो a होगी, वो a क्या कहलाएगा, अंतराक्षीय दूरी। और इधर होगा अपना b वेक्टर और इधर होगा c वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, एक तो आवश्यक है a b c, तीन तो ये होने चाहिए, तीन होने चाहिए कौन, अल्फा बीटा गामा, तब जाके क्या बनता है, एकक कोष्टिका, यूनिट सेल। एक प्रिमिटिव सेल होती है जो कि इसी की एक विशेष अवस्था होती है। ओके, अब देखिए इसमें A और B के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है तीसरा, C के कारण, और तीसरा कौन सा है, गामा। तो ये एंगल जो होता है ये होता है गामा, ठीक। B और C के बीच में जो एंगल बनता है वो किसके सामने है, A के सामने, तो इसको बोलते हैं अल्फा। याद करने का तरीका है ये कि B और C के सामने जो एंगल बनता है वो किसके सामने, कौन सा है, अपोजिट कौन सा है, A, और A का मतलब पहले साथ कॉम्बिनेशन में कौन सा आएगा, अल्फा आएगा, तो ये अल्फा कहलाता है। और ये वाला जो एंगल है ये B के सामने है, इसलिए ये कहलाता है बीटा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे A एवं B के मध्य कोण बराबर गामा, B एवं C के मध्य कोण बराबर, अब B और C के बीच में कौन सा बन रहा है, अल्फा, और C एवं A के मध्य कोण, C और A के बीच में कौन सा है, बीटा, ठीक है। इनको साइड में नोट कर लो भाई, ये यूनिट सेल कहलाती है। अब एक इसमें पॉइंट क्या है कि देखो मैंने कहा कि एकक कोष्टिका में आवश्यक नहीं है कि A B C तीनों आपस में बराबर हों, और आवश्यक नहीं है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा ही हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और अलग अलग कॉम्बिनेशन बनने के आधार पर ही अलग अलग टाइप के 3D के अंदर त्रिविम आकाश में अलग अलग यहाँ पर आकाश जालक बनेंगे, स्पेस लेटिस बनेंगे, जो कि बनेंगे टोटल 14 प्रकार के। टोटल जो क्रिस्टल बनेंगे वो तो 7 बनेंगे, लेकिन उनमें टोटल जो आकाश जालक बनेंगे वो 14 बनेंगे, जिनको ब्रेव जालक बोलते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी एकक कोष्टिका में ये जो पॉइंट है इसको लिखो कि एकक कोष्टिका में यह आवश्यक नहीं है कि तीनों मूलभूत सदिश यानी ब्रैकेट में लिख लेना A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, तथा तीनों अंतराक्षीय कोण कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा, परस्पर बराबर हो, यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपस में क्या हो, बराबर हो। और एक पॉइंट क्या है कि एकक कोष्टिका में एक या एक से अधिक जालक बिंदु हो सकते हैं। एकक कोष्टिका में एक या एक से अधिक जालक बिंदु हो सकते हैं, एक या एक से अधिक जालक बिंदु हो सकते हैं। अब यदि इसको नोट करो, अब यदि जालक बिंदु एक है तब एकक कोष्टिका क्या कहलाएगा, अभाज्य कोष्टिका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जरूर लिखना है। देखिए यदि एकक कोष्टिका में एक जालक बिंदु है
तो वो क्या कहलाएगा, अभाज्य कोष्टिका। तो यहां से पता चलता है कि जो सभी अभाज्य कोष्टिकाएं हैं वो तो एकक हैं, यानी एकक बड़ी टर्म है। जैसे मान लो कि ये है, ये एकक है और ये है अभाज्य, एकक में ही अभाज्य आता है। तो सभी अभाज्य, मैं से स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ये क्यों है कि यदि मान लो कि एक जालक बिंदु है तब तो क्या बन जाएगा, अभाज्य बन जाएगा। और यदि दो जालक बिंदु हैं तब उसको अभाज्य नहीं बोलेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे, एकक बोलेंगे। लेकिन एकक ये भी है और ये भी है, ठीक। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि सभी एकक कोष्टिकाओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। पता चल रहा है यहां से, सभी एकक कोष्टिकाओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि दो जालक बिंदु हो गए तो वो एकक तो है लेकिन अभाज्य नहीं हो पाएगा, ठीक। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी अभाज्य कोष्टिकाएं एकक तो होती हैं, सभी अभाज्य कोष्टिकाएं एकक हैं, लेकिन सभी एकक कोष्टिकाओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। लिख लो इस पॉइंट को, सभी अभाज्य कोष्टिकाएं, सभी अभाज्य कोष्टिकाएं एकक होती हैं। एकक कोष्टिका होती हैं, परंतु सभी एकक कोष्टिकाओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। सभी एकक कोष्टिकाओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है, मान लो किसी एकक कोष्टिका में दो जालक बिंदु हो गए तो वो एकक तो है लेकिन फिर वो अभाज्य नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सभी एकक कोष्टिकाओं का अभाज्य कोष्टिका होना आवश्यक नहीं है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सब लिख लिए हैं जो कि किसके, एकक कोष्टिका के। अब इसका आयतन लिख लो। आयतन होता है v बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, जो कि किससे दिया जाता है, सदिश त्रिक गुणनफल से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सदिश त्रिक गुणनफल से, ठीक है। और घनत्व क्या होता है, घनत्व होगा रो बराबर, ये ml क्या है, टोटल n क्या है, अणुओं की संख्या। इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं अणुभार के रूप में, जैसे कल मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर ये बन जाएगा mn डिवाइडेड बाई na इंटू वी। n अपॉन वी तो रहेगा, स्मॉल n की जगह आ जाएगा m अपॉन na। यहाँ n अणुओं की संख्या है, यहाँ n क्या है, स्मॉल n क्या है, अणुओं की संख्या, और n क्या है, एक अणु का द्रव्यमान। और कैपिटल M क्या है, कैपिटल M क्या है, मोलर द्रव्यमान। ओके, और Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर, और V क्या है, एकक कोष्टिका का आयतन। अब यदि A B C अभाज्य हैं तो उस अवस्था में ये जो आयतन है वो एकक कोष्टिका का नहीं रह पाएगा, तब वो आयतन किसका होगा, अभाज्य कोष्टिका का। नोट करो इसको।
कोष्टिका कंप्लीट है। एकक कोष्टिका कंप्लीट होने के बाद में अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल संरचना और ब्रेवे जालक। देखो अगला पॉइंट, क्रिस्टल संरचना एवं ब्रेवे जालक। देखो जितनी भी क्रिस्टल संरचनाएं हैं, ठीक है, सबसे पहले टॉपिक डाल लो। मूल रूप से जो जितनी भी क्रिस्टल संरचनाएं हैं वो मुख्यतः 7 क्रिस्टल संरचनाओं में व्यक्त की जाती हैं। ये 7 क्रिस्टल संरचनाओं में डिवाइड की गई हैं। तो फिर 1848 में 1848 में ब्रेवे नाम के, ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए, जैसे ब्रेवे जालक है, इसको लिख लेते हैं। एक ब्रेवे नाम के फिजिसिस्ट हुए, ठीक है, भौतिक वैज्ञानिक। उन्होंने बताया कि 7 प्रकार के क्रिस्टल संरचनाओं में 14 प्रकार के त्रिविम आकाश जालक होते हैं। क्या होते हैं? 14 प्रकार के त्रिविम आकाश जालक, जिनको बोला गया बाद में ब्रेवे जालक। ठीक है, 7 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं होती हैं, और वो 7 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं वो लिखेंगे। CTORHMT। सी का मतलब क्यूबिक है, क्यूबिक यानी घनीय। टी का मतलब है टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रागोनल का मतलब है यहाँ पर द्विसम लंबाक्ष, ठीक है। CTO ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक का मतलब है विषम लंबाक्ष, ठीक है। वो समझाएंगे किस प्रकार से बनता है, लेकिन अभी नाम बता रहा हूं तुम्हें। CTO हो गया। R का मतलब है रोम्बोहेड्रल, त्रिसमन्ताक्ष, R हो गया। इसके बाद में H का मतलब है हेक्सागोनल यानी षटकोणीय। फिर आएगा M का मतलब है मोनोक्लिनिक यानी एकंताक्ष, और फिर T आएगा ट्राइक्लिनिक का मतलब होता है त्रिंताक्ष, ठीक है। अच्छा, ये विभाजित कैसे किए गए हैं 7 प्रकार के क्रिस्टलों में? जितनी भी क्रिस्टल संरचनाएं हैं उनको 7 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाओं में विभाजित कैसे किया गया? ये किया गया कि ABC जो अपने अंतराक्षीय दूरी होती है, फिर जो मूलभूत सदिश होते हैं, और अल्फा बीटा गामा जो कि एक कोष्टिकाओं में ABC के मध्य क्या बनते हैं? कोण बनते हैं। उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन के आधार पर, भाई किसी के लिए जरूरी है कि A बराबर B बराबर C हो सकता है, तो अगले के लिए हो सकता है कि A बराबर B, A और B तो बराबर हो, लेकिन C क्या हो? डिफरेंट हो जाए। जैसे A बराबर 2 है, B बराबर 2 है, और C बराबर आ जाए मान लो 3, तो ये A बराबर B नॉट इज इक्वल टू C वाली कंडीशन आ गई। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बना के 7 में डिवाइड कर दिया टोटल, जिनका नाम है CTORHMT। फॉर्मूला है, याद हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं लिखता हूं, लिखो तुम। क्रिस्टल, विभिन्न क्रिस्टल संरचनाओं का अध्ययन करने पर, विभिन्न क्रिस्टल संरचनाओं का अध्ययन करने पर ABC A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एवं अल्फा बीटा गामा के विभिन्न कॉम्बिनेशन के आधार पर, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? यहाँ पर विभिन्न मानों के आधार पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन के आधार पर, अब कॉम्बिनेशन की हिंदी तुम लिख लेना बना के जो भी आती है। कॉम्बिनेशन के आधार पर 7 प्रकार की, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 7 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं प्राप्त होती हैं। तथा त्रिविम आकाश में
जब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और अल्फा बीटा गामा के जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तब तो 7 प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं। अब उनमें त्रिविम आकाश में इन 7 क्रिस्टलों को 14 प्रकार के इन 7 क्रिस्टलों में 14 प्रकार के आकाश जालक या त्रिविम आकाश जालक एक इमेजिनरी कंसेप्ट, जो मैथमेटिकल इमेजिनरी कंसेप्ट होता है, वो 14 प्रकार के आकाश जालक प्राप्त होते हैं। और इनको क्या बोला गया? इनको ब्रेवे जालक बोला गया, जिन्हें ब्रेवे जालक कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? ब्रेवे जालक। इस प्रकार से अंडरलाइन कर लेना इनको, 14 प्रकार के आकाश जालक को अंडरलाइन कर लेना और इसको ब्रेवे जालक को अंडरलाइन कर लेना। अब 7 प्रकार के क्रिस्टल लिखो, 7 प्रकार के क्रिस्टल कौन कौन से मिलते हैं, कौन कौन से मिले हैं, उन सबके नाम लिखो। ठीक है, लिख रहा हूं यहां पर। पहला घनीय, जिसका क्यूबिक। ठीक है, दूसरा द्विसम लंबाक्ष, यानी टेट्रागोनल, CTO। एक फॉर्मूला है हमारे पास, CTO RHMT 1 2 3 4 5 6 7। C का मतलब क्यूबिक, T का मतलब टेट्रागोनल, आ गया टेट्रागोनल। तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, इसका मतलब होगा विषम लंबाक्ष। इसको लिखते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष। इसमें A बराबर B बराबर C होता है, इसमें A बराबर B नॉट इक्वल टू C होता है, इसमें A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तीनों अलग अलग होंगे इसमें। ठीक है, ये विशेषता है। चौथा रोम्बोहेड्रल का मतलब होता है त्रिसमन्ताक्ष। केवल नाम लिख रहे हैं, बाद में सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। त्रिसमन्ताक्ष का हिंदी है रोम्बोहेड्रल, HEDRL, RHOMBOHEDRL, रोम्बोहेड्रल, रोम्बो RH। ठीक है, उसके बाद में नोट करो इसको। चार हो गए। पांचवा है सीरीज के अंदर CTO RHMT के अंदर है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल का मतलब होता है षटकोणीय। हेक्सागोनल। 6 नंबर पर है एकंताक्ष। एकंताक्ष का मतलब है मोनो जो शब्द आता है, मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनोक्लिनिक। और 7वें जो नंबर पर है वो आता है त्रिंताक्ष। ये एकंताक्ष है, ये त्रिंताक्ष है। इसमें त्रि का मतलब ट्राई आएगा, जैसे मोनो डबल ट्राई, तो ट्राई।
क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। अब इन 7 का नाम लिखो और इसमें सबसे पहले डाल लो हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं अभी घनीय की, सिंपल क्यूब, ठीक है, क्यूबिक। घनीय क्रिस्टल, इसको पढ़ेंगे आज, क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है। अब क्यूबिक क्रिस्टल में क्या है, इस क्रिस्टल संरचना में तीनों अंतराक्षीय दूरी a बराबर b बराबर c, यानी एकक कोष्ठिका जो है अपनी, उसके तीनों अक्ष a बराबर b बराबर c तीनों बराबर होते हैं तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, तीनों बराबर होंगे और तीनों किसके होंगे, 90 डिग्री के होंगे। लिखो, घनीय क्रिस्टल संरचना में या घनीय क्रिस्टल निकाय में घनीय क्रिस्टल निकाय में एकक कोष्ठिका की तीनों अक्ष बराबर का मतलब क्या है, a बराबर b बराबर c, तीनों अक्ष बराबर एवं तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तीनों कोण का मतलब क्या है, अल्फा बीटा गामा, तीनों कोण भी बराबर, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री बराबर होते हैं। यही इसकी विशेषता है, इसकी डेफिनेशन यही है कि जिसमें a बराबर b बराबर c हो और जिसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और वो भी कितना हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएगा, वो घनीय क्रिस्टल कहलाएगा। ऐसा क्रिस्टल जिसमें a बराबर b बराबर c हो, एकक कोष्ठिका, ठीक है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे, घनीय क्रिस्टल। अब इसमें पॉइंट जो है वो लिखो कि इसमें जो ब्रेवे जालक हैं या इसके जो आकाश जालक हैं वो कौन कौन से हैं। इसे क्रिस्टल के त्रिविम आकाश में 3D के अंदर, 3D स्पेस में या त्रिविम में, इसे क्रिस्टल के त्रिविम आकाश में 3 आकाश जालक होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके नाम लिख लो। पहला है अभाज्य जालक, यानी अभाज्य का मतलब होगा प्रिमिटिव, और इसको सिंबल जो होगा इसका होगा P। अभाज्य को मैं हमेशा P से लिखूंगा, P, ठीक है। प्रिमिटिव का क्या ले लिया, P ले लिया। दूसरा अंतःकेंद्रित जालक। अंतःकेंद्रित का मतलब होता है, अब देखो जो अभाज्य जालक है उसके सामने तुम ये संरचना बनाओगे, अभाज्य जालक के सामने ये संरचना बनानी है कि जिसमें जालक बिंदु कहां होंगे, ओनली कोनों के ऊपर। अभाज्य कोष्ठिका, अभाज्य जालक को याद करो, उसमें जालक बिंदु केवल कॉर्नर के ऊपर होते हैं और उनकी हिस्सेदारी 8 गुणा 1/8 यानी प्रत्येक की 1 आती है, तो इसमें औसत रूप से जालक बिंदु एक ही होगा, इसको लिखेंगे P, ठीक है। एक अंतःकेंद्रित का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड लैटिस, तो बॉडी सेंटर्ड को हम लिखेंगे I से। किससे लिखेंगे, इनर सेंटर्ड भी बोलते हैं इसको, इनर सेंटर्ड या फिर बॉडी सेंटर्ड। इसका सिंबल जो होता है वो ये होता है, इसमें जो लैटिस बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि 8 कॉर्नर के ऊपर तो है ही,
उसके अलावा 8 कॉर्नर के ऊपर तो है जालक बिंदु, लेकिन उसके अलावा बीचों बीच एक जालक बिंदु और है बीच में। इसी से पहचान होती है कि अंतः केंद्रित है, बॉडी सेंटर्ड है या नहीं है, इसी से पहचान होती है। ठीक है, देखो इसको। और तीसरा जो होता है इसमें, वो इसमें होता है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित जालक, जिसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड। ठीक है, तो PI, ठीक है। और फेस सेंटर्ड का मतलब है कि यहां पर इस प्रकार से, ध्यान से देखिए, इसमें 8 कॉर्नर के ऊपर तो होंगे ही, उसके अलावा जो इसके 6 फलक हैं, फलक के बीचों बीच, जैसे ये फलक है साइड वाला आपके दाएं भाग में, तो यहां पर बीचों बीच एक और होगा जालक बिंदु, एक होगा पीछे वाले के ऊपर, मतलब दाईं और बायां हो गया, एक ऊपर नीचे, ठीक है, एक आगे और पीछे, ये आगे और ये पीछे वाला होगा। तो 6 जालक बिंदु एक्स्ट्रा होंगे, 6 फलक हैं। ठीक है, तो 6 फलक इस प्रकार से 6 फलकों पर बिठाना है। ठीक है, तो इसको फलक केंद्रित या आधार केंद्रित भी बोलते हैं। ठीक है, चलो सॉरी, फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड। देखो इसको नोट करो, हो गया नोट। तो हमें याद रखना है कि घनीय क्रिस्टल के अंदर 3 प्रकार के अबाध्य जालक, अंतः केंद्रित जालक और फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड। अब फेस का F उठा लेंगे और इसको F से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल, ओनली सिंबल है PI और F। P का मतलब समझ लेना, वो अभाज्य है, उसमें केवल कॉर्नर के ऊपर है। इनर सेंटर्ड का मतलब है कि बीचों बीच एक जालक बिंदु और बैठा है। F का मतलब फेस सेंटर्ड, फेस का मतलब फलक होता है, तो फेस के ऊपर और बैठे हैं। ठीक है, तो 3 इसके अंदर पाए जाते हैं केवल, और 3D के अंदर 3 आकाश जालक पाए जाएंगे इसमें। ठीक है, 3 आकाश जालक होंगे किसमें, क्यूबिक के अंदर, घनीय क्रिस्टल में। अब इससे अगला है जो द्विसम लंबाक्ष और विषम लंबाक्ष, और जो आगे वाले पार्ट है जितने भी, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये वाले पार्ट बहुत आगे काम आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।